नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने नए YouTube चैनल टीचिंग विजन पर। जैसे कि आप लोग मुझे पहले ही देख चुके हैं, आरके ऑफिशियल पर देख चुके हैं आप हमें। आरके ऑफिशियल ये हमारा जो बैच चलता था YouTube पर, उसमें भी मैंने हिंदी का क्लासेस लिए हैं, और साथ में जो आपका अपग्रेड एजुकेशन क्लासेस चलती थी उस पर भी मैंने हिंदी की बैच लिए हैं। तो आज हम एक नए सिरे से हिंदी की सारी क्लासेस लेने जा रहे हैं, और जो जो छात्र हमसे नए जुड़ रहे हैं तो वो सबसे पहले इस YouTube चैनल को, टीचिंग विजन के नाम से जो YouTube चैनल है, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों को। क्योंकि ये हमारा YouTube चैनल जो है, इससे आपको बिना किसी पैसे के, बिना किसी अर्निंग के, बिना किसी फंड के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री बिल्कुल क्लासेस चल रही हैं इस पे। हिंदी की, हिंदी है आपका, रीजनिंग है आपका, और आपका साइकोलॉजी है, जीएस है इसमें, और मैथ्स है। तो ये आपको 5 सब्जेक्ट, जैसे कि टीचिंग भी अगर बात की जाए, टीचिंग में साइकोलॉजी आ जाता है, ठीक है। और आपका टेट सुपर टेट की भी अगर बात की जाए तो टेट सुपर टेट में भी साइकोलॉजी आ जाता है, और इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी और संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। अर्थात सारे सब्जेक्ट यहां से क्लियर कराए जाएंगे इस आपके टीचिंग विजन चैनल से। जैसे कि हिंदी की बात करें तो हिंदी आपको पढ़ाएंगे कुलदीप सर, जैसे कि मैं। रीजनिंग आपको पीयूष गुप्ता सर पढ़ाएंगे, और मैथ्स भी आपको पीयूष गुप्ता सर पढ़ाएंगे। साइकोलॉजी आपको टीचर, जो भी टीचर आएंगे वो पढ़ाएंगे आपको, और जीएस आपको अंशुल सर पढ़ाएंगे, और इंग्लिश और संस्कृत यहां पर भी टीचर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास ये उपस्थित टीचर हैं, जितने हमारे पास ये हैं, तो आपको ये क्लासेस दी जाएंगी। और जितने भी नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी का इस टीचिंग विजन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आज हम आपको क्लास ले चलते हैं वर्णमाला की क्लास की तरफ। और जो वर्णमाला की क्लास होगी बेटा, बड़े ही स्तर से आप सारे बच्चे अपने नोट्स को तैयार करते चलेंगे, ठीक है। चलिए एक बार टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम आपको वर्णमाला की क्लास की तरफ चलते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला की अगर बात की जाए बच्चों, तो वर्णमाला का सीधा मतलब होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से आता है? वर्णमाला किसे कहते हैं? इसका विकल्प होते हैं 4। पहला होता है वर्णों के क्रम को, वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के क्रमागत समूह को। तो इस टाइप में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका सही आंसर होता है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब यही आंसर इसका क्यों होता है, इसकी बात में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे और जितने भी मानव जाति है या जो पशु पक्षी हैं, सबके गले में एक बांसुरी लगी होती है, जिसे हम स्वर तंत्र कहते हैं। स्वर तंत्र लगा होता है, जिसमें 5 प्रकार के स्वर तंत्र लगे होते हैं: कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ।
होठों से हमारी जो वायु होती है वो बाहर निकल जाती है। तो 5 प्रकार के स्वरतंत्र लगे होते हैं। इस स्वरतंत्र में 5 प्रकार के स्वर होते हैं, जिसमें कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। इस प्रकार से हमारा स्वरतंत्र लगा होता है। तो पहले कंठ से वायु आती है इधर, इसको कंठ कहते हैं, गले को। उसके बाद कंठ के थोड़ा ऊपर आएंगे आप, तालु होता है, फिर मूर्धा होता है, फिर दंत होता है, फिर ओष्ठ होता है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें पहले छोटा आ, फिर उसका बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। व्यवस्थित कैसे, मैं ये बता रहा हूं आपको, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। पहले एक मात्रा, फिर दो मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर दो मात्रा, फिर एक मात्रा, फिर दो मात्रा, अर्थात व्यवस्थित किया गया है। क्रम नहीं है, व्यवस्थित किया गया है। मूल स्वर की बात की जाए तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इस प्रकार से। लेकिन व्यवस्था की गई, वर्णमाला की व्यवस्था कैसे की गई है, पहले छोटा आ फिर बड़ा। इसी प्रकार से अगर थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम, पहले का, खा, गा, घा, इंगा, पहले कंठ का उच्चारण, फिर तालु का उच्चारण, फिर मूर्धा का, फिर दंत का, फिर ओष्ठ का। लेकिन इसमें भी पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। अर्थात वायु के आधार पर भी देखा जाए तो सबसे पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस उसका गड़बड़ किया गया हो। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जिसको भी ये स्क्रीनशॉट करना है वो कर लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट समझते हैं वर्ण क्या है। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, उस ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। जैसे दूसरा पॉइंट इसी में देखें, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो होती है बेटा वर्ण, और मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई तो वो होती है ध्वनि। इसलिए मैंने कहा ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। लिखित रूप को नोट करते जाना। बात करते हैं लिपि। लिपि क्या है? लिपि एक चिन्ह है। क्या है? चिन्ह है। अर्थात जब हम किसी ध्वनि को जिन चिन्हों के माध्यम से लिखते हैं, वह उस ध्वनि की लिपि कहलाती है। अर्थात यूं समझ सकते हैं कि लिपि को, जो भी ध्वनि है, अगर आप उसको किसी चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं तो वो जो चिन्ह है वो लिपि कहलाएंगे। अगर हम किसी भी ध्वनि को
जिन चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो वो चिन्ह जो होते हैं वो लिपि कहलाते हैं। अपनी भारत की अगर बात की जाए तो भारत में जो भाषाएं जैसे कि देवनागरी, देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ब्राह्मी लिपि किसकी है? संस्कृत की। ये संस्कृत की भी है, देवनागरी संस्कृत की भी और ब्राह्मी भी संस्कृत की है। इसके बाद रोमन लिपि की बात करें, रोमन लिपि बेटा गणित की है। गुरुमुखी की बात करें तो पंजाबी भाषा की है लिपि। इस प्रकार से ये लिपियां आती हैं। उर्दू भाषा की बात करें तो खरोष्ठी आती है, खरोष्ठी लिपि उर्दू भाषा की है। रोमन आपकी अंग्रेजी की भी है। ये मुख्य लिपियां हैं जो आपके पेपर में आती हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा। इसके लिए आगे चलते हैं। हटा देते हैं इसको। बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण। हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है उनकी बात करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण है, वर्ण कुल हैं 52 कुल, लेकिन मानक वर्ण है वो है बेटा 44। और यही रीजन है कि इन 44 वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33। तो 33 और 11 44 हो जाते हैं। लेकिन अगर हम 52 वर्णों की बात करें तो इन्हें अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। 11 स्वर, 2 अयोगवाह है, और उसके बाद 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, और इसके बाद 2 और हैं जिन्हें हम अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये आपके सामने सर्किल किए गए हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं। 52 वर्णों की अगर बात किया जाए तो 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अतिरिक्त व्यंजन। तो इसी प्रकार से टोटल संख्या हो जाती है 52। ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया बेटा, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 33 है। केवल इतना सा बांटा गया है। ठीक है। अब बात करते हैं अलग से, एक विद्वान थे हिंदी के किशोर दास वाजपेयी के अनुसार, किशोर दास वाजपेयी के अनुसार इनका कथन था कि जो स्वर हैं, व्यंजन हैं और अयोगवाय हैं 2,
इनके अनुसार अगर ये कैटेगरी देखी जाए, सब लोग देख भी रहे होंगे, स्वर व्यंजन और अयोगवा है, तो इनके अनुसार टोटल वर्णों की संख्या होती है 46। तो पूछा जा सकता है आपसे कि हिंदी वर्णमाला में किशोरदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 46। इन्होंने किस प्रकार से विभाजित किया है, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाय। अयोगवाय कौन कौन से हैं, अनुस्वार और विसर्ग, यानी कि अंग और आहा। इस टाइप से ये 2 बांटे गए। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। बात करते हैं बेटा स्वर की। परिभाषा है वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप में बोली जाए, वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप में बोली जाए, उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। उस ध्वनि को हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो ध्वनि स्वतंत्र रूप में बोली जाए उस ध्वनि को हम स्वर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर बात की जाए कि मूलतः स्वर, यह क्वेश्चन बहुत आता है, मूलतः स्वर कितने हैं, तो मूलतः स्वर बेटा हैं 4। कौन कौन से हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 मूलतः स्वर हैं इसके। अगर बात की जाए कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर बेटा हैं 11। नीचे लिख रहे हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। इस टाइप से। तो कुछ लोग सोच रहे हैं सर ने अलग अलग क्यों लिख दिया, ये पहले मूल थे, इसके बाद इनके अनुसार बने हैं, ये दीर्घ हैं। तो कुल स्वरों में, कुल स्वर को भी 2 भागों में बांटा गया है, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। अगर आप कुछ और ज्यादा पढ़ेंगे तो दीर्घ स्वरों को भी 2 भागों में बांटा गया है, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। यानी कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर, क्योंकि ये मूल से बने हैं, बताएंगे आगे इसको हम। और ए, ऐ, ओ और औ, ये आपके संयुक्त दीर्घ स्वर हैं, इनको भी बताएंगे। तो नोट डाउन करते जाइए, स्क्रीनशॉट लगाते जाइए, फटाफट चलते हैं आगे। चलिए आगे चलते हैं। जो हम बता रहे हैं आपको, तो मूलतः स्वर कितने हैं, 4 हैं, और कुल स्वर कितने हैं, 11 हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं। तो हटाते हैं स्वर को, आगे बढ़ते हैं इसके आगे। पॉइंट है, हेडिंग बना के सब बच्चे लिखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये तुम्हारा जो टेट का पेपर हुआ था अभी रिसेंटली लास्ट ईयर, यूपी टेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। यूपी टेट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। तो इसका आंसर जो था 2, 3, 4 और 5, इस टाइप से ऑप्शन भी आए थे इसके। इसका सही आंसर था 3। तो मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वो 3 प्रकार से दिया गया है। जैसे कि पहले एक मात्री स्वर,
दूसरा है द्विमात्रीय स्वर और तीसरा है त्रिमात्रीय स्वर। इस प्रकार से मात्रा के आधार पर तीन भागों में स्वरों को विभाजित किया गया है, एक मात्री स्वर, द्विमात्री स्वर और त्रिमात्री स्वर। एक मात्री स्वर वे स्वर जिनमें एक मात्रा का समय लगे, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये एक मात्री स्वर हैं। वे स्वर जिनमें दो मात्रा या उसके बराबर का समय लगे, दो मात्रा का समय लगे, दो मात्रा के बराबर का समय लगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ, ये इस टाइप से ये द्विमात्री स्वर हुए। और त्रिमात्री स्वर होता है वे स्वर जिनमें तीन मात्राओं का समय लगे, जिनमें तीन मात्राओं का समय लगे। अर्थात बेटा यहां पर समझना है, बोले दो मात्रा के पूरे 11 स्वर यहीं खत्म हो गए हैं, अब हम तीन मात्रा के लिए क्या पढ़ेंगे। तो अर्थात मतलब यही बात है हमारी कि जो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये जो लिखे हैं, जब हम इन्हीं द्विमात्री स्वरों को जब बोलते हैं, उच्चारण करते हैं इनका, तो जितना समय इस बड़ा आ को बोलने में लगना चाहिए, जब इतने समय से ज्यादा इसको बोला जाए, जैसे कि इस टाइप से अगर आप इसको कंटिन्यू बोलते हैं तो ये आपका पुल्स स्वर या त्रिमात्री बन जाता है। जैसे कि ओम, ओम का उच्चारण जब आप करते हैं तो इस प्रकार से लिखे आता है ओम। ये देखिए इसमें क्या होता है कि जितनी भी वायु आपके पास होती है, प्राणवायु जितनी भी होती है, उसमें पूर्णता इसमें खर्च करना पड़ता है। अर्थात जो बड़ा ओ की मात्रा है, ये जो ओ है, इसको आपने 3 बार बोला है, ओ, इसको आप बोलते ही चले गए काफी समय तक। जब आपने इसको बोला तो जो उच्चारण कहलाएगा इसका, वो त्रिमात्री के आधार पर कहलाएगा। चलिए, तो इसको भी आपने समझ लिया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं जब तक। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं बेटा, जैसे दिया गया है अगला, उच्चारण के आधार पर या मूलतः स्वरों का वर्गीकरण। तो भी यहां पे आपका आंसर 3 होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सेम है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ की बात की जाए तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। और प्लुत की बात की जाए तो वही सेम है कि आपको ओम, या कोई भी प्लुत स्वर की बात करें तो रोने में, गाने में, चिल्लाने में और पुकारने में प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जब आप रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाते हैं, तो आप किसी भी स्वर को तीव्र गति से या
तीव्र उच्चारण से बोलते हैं तो वहां पर क्या होता है, पुलिस स्वर का निर्माण हो जाता है। तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ह्रस्व प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ये 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। आगे चलते हैं बेटा, तो हम आपको बताएंगे जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण बेटा यहां पर भी 3 रूप से है, अग्र, मध्य, पश्च। अर्थात जब आप स्वर को उच्चारण करते हैं तो जब आपकी जीभ अग्रभाग से स्पर्श करती है तो उस स्वर का निर्माण अग्रभाग से होता है, और जब आपकी जीभ मध्य भाग को स्पर्श करती है तो उसका उच्चारण मध्य भाग से होता है, और जब पश्च भाग से करती है तो उसका उच्चारण पश्च भाग से होता है। अग्र की बात करें तो अग्रभाग में जो आपके मध्य भाग में होता है छोटा आ, ठीक है। इसके बाद बड़ा आ इधर, उसके बाद दो दो याद रखना है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। आपको याद भी हो गया होगा कैसे करना है। मध्य भाग में छोटा आ को रखना है, उसके बाद पश्च से स्टार्ट करना है, एक छोटा बड़ा, ये हमने देखो लाइन खींच दी, इनका सीक्वेंस अलग है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये तो यहां पर केवल छोटा और केवल बड़ा है बस, बाकी फिर दो दो आपको लेने हैं। इससे आप जल्दी सीख जाएंगे कैसे याद करना है। काफी समय लगता है बच्चों को इनमें करने में, तो आपको कैसे करना है कि पहले छोटा मध्य से स्टार्ट करना है और बड़ा। अगर कुछ बच्चों को याद ना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि छोटा अग्र में, मध्य कोई है ही नहीं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ए आए ओ आओ। लेकिन हाँ बस याद करने के लिए कर सकते हैं कि छोटा हमारा कहां है, मध्य में, तो मध्य में ही होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक आगत स्वर होता है। आगत स्वर ये है जो पश्च भाग में है, आगत स्वर विदेशी स्वर है। आगत हर वॉइस स्वर या कोई भी आगत की परिभाषा क्या होती है, आगत, आया हुआ स्वर, अपना नहीं है भैया, आया हुआ है कहीं से, विदेशी स्वर है, डॉक्टर में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से है, अग्र, मध्य और पश्च से, ठीक है। चलते हैं, स्क्रीनशॉट इसका भी कर लो, चलते हैं आगे, तब तक लिख लिया होगा। आगे चलते हैं, मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। मुख द्वार के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, तो इसको बेटा 4 प्रकार से बांटा गया है। पहले है विव्रत, अर्धविव्रत, सम्व्रत, अर्धसम्व्रत। विव्रत छोटा बड़ा आ होता है, पूर्ण रूप से खुला हुआ विव्रत को कहते हैं पूर्ण रूप से बड़ा। और सम्व्रत होता है, पहले विव्रत और सम्व्रत होते हैं, फिर अर्धविव्रत और अर्धसम्व्रत होते हैं। इसके बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके बाद होते हैं यहां पर छोटा आ, ऐ और औ, और यहां होते हैं ए और ओ और आगत, ये जो अभी हमने बताया था आगत स्वर,
इस टाइप से बांटा जाता है। हाँ, याद रखना, जिह्वा के आधार पर और मुख द्वार के आधार पर री को शुद्ध स्वर नहीं माना जाता है, शुद्ध स्वर नहीं है। ना तो मुख द्वार के आधार पर री कोई स्वर है, ना जिह्वा के आधार पर है। और शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से, शुद्ध उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10 है बेटा, अर्थात री कोई स्वर नहीं है। यही कथन रहा है किशोरदास वाजपेयी का। भैया बच्चे कुछ कहते हैं कि सर किशोरदास वाजपेयी ने री को स्वर नहीं माना है, और इधर आप कह रहे थे कि अयोगवाय 2 हैं, स्वर 11 है, तो फिर 10 होने चाहिए उनके अनुसार। भैया उन्होंने वर्णमाला की कैटेगरी को डिफाइन किया था कि स्वर 11 होते हैं, अयोगवाय 2 होते हैं, और उसके बाद जो तुम्हारे व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। लेकिन इनका यह मानना था कि री का उच्चारण शुद्ध नहीं है। ये नहीं कहा था कि यह स्वर नहीं है, उन्होंने कहा था री का उच्चारण शुद्ध नहीं है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं। ये कई बच्चों ने हमसे पूछा रखा था, तो हमने इस बार वीडियो में क्लियर कर दिया है कि री जो उच्चारण है किशोरदास वाजपेयी के अनुसार वो कहते हैं कि इसका उच्चारण शुद्ध नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने पूरे 46 वर्णों को डिवाइड किया है तो उन्होंने यही किया है, 11 + 2 + 33, इस आधार पर उन्होंने डिवाइड कर रखा है। चलिए, तो स्वर की जो क्लास थी बेटा यहीं पर समाप्त होती है, और डेली आपको 30 मिनट या 45 मिनट की क्लास आपको डेली मिलेगी। ठीक है, 30 मिनट या 45 मिनट क्लास आपको टीचिंग विजन पर आपको डेली मिलेगी। मैं कुलदीप वर्मा आप सबसे अलविदा लेता हूं, और तब तक के लिए हमारी क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फ्री, आपको बिल्कुल फ्री आपको हिंदी पढ़ने का मौका मिल सके। यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, जितनी भी परीक्षाएं हैं 100% की गारंटी, हिंदी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 100% की गारंटी। जितने बच्चे यहां पर हमारी क्लास को देख रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से सही बच्चों से अपने मित्र मंडली में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में जितने भी लोग हैं सबको शेयर कर दीजिएगा, सबको बता दीजिएगा कि फ्री क्लास चल रही है बिल्कुल आपको पढ़ाने के लिए टीचिंग विजन पर। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।